नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जहां आज की क्लास में हम एक और किताब की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं और जो किताब होगी हमारी वो है BEDSV 101। सब्जेक्ट का जो हमारे नाम होगा वो है मूल्य परक शिक्षा। इस किताब की बात करें तो इस किताब में टोटल 5 यूनिट्स हैं और आज हम फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम होगा सामाजिक विकृतियां एवं मूल्य परक शिक्षा की आवश्यकता। इससे पहले मैं आपको चैप्टर पढ़ाना शुरू करूं, उससे पहले मैं इस चैप्टर के नाम का अर्थ आपको समझा देता हूं। देखो, चैप्टर में दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है सामाजिक विकृतियां और दूसरी बात है मूल्य परक शिक्षा। तो देखो, सामाजिक विकृतियों का मतलब ये है कि आज जो हमारा समाज है वो बहुत सारी समस्याओं से घिर चुका है। अगर आप समाज को बहुत डीपली अगर सोचेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि समाज हर तरफ किसी ना किसी बुराई से ग्रसित है। समाज में आज इतनी बुराइयां हो गई हैं कि अगर हम अच्छाई को ढूंढने जाएं तो ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, लेकिन हमें कहीं पर भी अच्छाई नहीं दिखाई देगी। आप देखेंगे कहीं पर करप्शन हो रखा है, कहीं बच्चे आपराधिक प्रवृत्तियों में शामिल हैं, तो कहीं कोई नशीली दवाओं का सेवन कर रहा है, कहीं किसी स्त्री के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, कहीं बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, कहीं रोड पर एक्सीडेंट, अगर रोड पर कहीं एक्सीडेंट हो गया है तो कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन हो चुका है। ये सब समाज की विकृतियां हैं, यही समाज की समस्याएं हैं। अब प्रश्न ये उठता है, जब समाज में इतनी सारी समस्याएं हैं, मनुष्य नैतिक रूप से पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है, एक मनुष्य मनुष्य होने के नाते भी किसी मनुष्य की मदद नहीं कर सकता, तो ऐसे में बात ये आती है कि इस समाज को कैसे सुधारा जाए, इस समाज को एक अच्छे रास्ते पर कैसे लाया जाए। तो उसके लिए ज़रूरत है हमें मूल्य परक शिक्षा की, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो चीज़ों को रटने पर देख रहा है। आज हमारे एजुकेशन में एथिकल वैल्यू नहीं है। आज हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी किताबें हैं, उसमें मूल्य नहीं है। आज अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं ना, तो सिर्फ डिग्री लेने के लिए पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में शिक्षा पाठ्यक्रम में अगर मूल्य परक शिक्षा हो, मूल्यों की शिक्षा हो, मूल्य का मतलब ये होता है कि देखिए, किसी व्यक्ति में शांति के मूल्य हो सकते हैं, किसी व्यक्ति में टॉलरेंस के मूल्य हो सकते हैं, कोई व्यक्ति ईमानदार हो सकता है, कोई व्यक्ति सदाचार हो सकता है, किसी व्यक्ति का मूल्य ये हो सकता है कि वो सदा सत्य बोले। तो ऐसे में जब बचपन से ही बच्चों को इस प्रकार से ट्रेंड किया जाए, बचपन से ही बच्चों को इस प्रकार से शिक्षित किया जाए कि बेटा सत्य क्या होता है, चोरी क्या होती है, अहिंसा क्या होता है, तो बच्चे के मूल्य वही बनते जाएंगे। जब हम बच्चों को बचपन सिखाएंगे सत्य बोलना ही समाज के लिए सबसे आवश्यक सीढ़ी है, तो बच्चा शुरुआत से सत्य के माहौल में ढलेगा। बचपन से में ही बच्चों को बताएंगे चोरी करना बुरी बात है, तो बच्चा चोरी नहीं करेगा। बचपन से ही बच्चों को बताएंगे कि आतंक का माहौल क्रिएट नहीं करना चाहिए, तो बच्चा आतंकवादी नहीं बनेगा। बचपन से ही बच्चे के अंदर कट्टरता के भाव नहीं भरेंगे हम, तभी बच्चा मानवता की ओर जाएगा। बचपन से ही बच्चे के अंदर सदाचार, परोपकार, सहनशीलता, इस प्रकार की जब हम चीज़ें बच्चे के अंदर लाएंगे, तभी बच्चा बड़े होकर समाज में अपनी भूमिका निभाएगा। तो आई होप सो आप इस चैप्टर के नाम को समझ चुके हैं और ये भी समझ चुके हैं हम चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समाज में समाज की विकृतियों को समझेंगे, समाज की समस्याओं को समझेंगे और फिर ये बताएंगे कि शिक्षा किस प्रकार से इन समस्याओं से दूर कर सकती है, बशर्ते उस शिक्षा को हम सिर्फ कागजों में ही ना रखें, बल्कि अपने जीवन में भी उस शिक्षा को उतारें। तो चलो अब शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना कुल मिलाकर चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रो दे रही है, जो मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं, बट फिर भी किताब से एक बार समझा देता हूं। मेन चीज़ें मैंने हाईलाइट भी कर रखी हैं। तो देखो, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो बच्चा है ना, वो एक पेड़ की तरह होता है, जो बचपन में एक बीज के रूप में बोया जाता है और बड़े होते होते एक बड़ा पेड़ बन जाता है। बचपन में ही बच्चे में जिस प्रकार के बीज रोपे जाएंगे, बड़ा होकर बच्चा उसी प्रकार के फल देगा। तो कुछ विचारक कह रहे हैं कि एक बच्चे की कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, एक बीज से कर रहे हैं, और बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर क्या बन जाता है, एक पेड़ हो जाता है। तो जिस प्रकार का बीज बोया जाएगा उसी प्रकार का पेड़ बनेगा। बच्चे को जिस प्रकार के संस्कार बचपन में दिए जाएंगे, उसी प्रकार से बड़ा होकर वो फल देगा। लेकिन बात यह आती है कि एक अच्छा वातावरण बच्चे को कैसे क्रिएट किया जाए। तो बच्चे को कौन कौन सिखाता है, पहली बात तो ये आती है। तो बच्चों को केवल और केवल शिक्षक नहीं सिखाता है, केवल स्कूल नहीं सिखाता है। सबसे पहले बच्चे को उसका कुल सिखाता है, यानी कि उसका परिवार सिखाता है। सबसे पहला टीचर बच्चे का परिवार ही होता है। दूसरा टीचर समाज होता है। तो बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है, बच्चा उसके बाद अपने समाज से सीखता है, उसके बाद स्कूल का नंबर आता है। तो ये तीनों चीज़ें बच्चे के जीवन को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो बच्चे का कैरेक्टर कैसा होगा, समाज में उसकी भूमिका क्या होगी, बच्चा बड़ा होकर समाज में किस प्रकार के मूल्य विकसित करेगा,
इसमें कुल यानी कि परिवार की भूमिका आती है, समाज की भूमिका आती है और शिक्षकों की भूमिका आती है। इसके बाद जब हम स्कूलों के प्रयास की बात करते हैं तो स्कूल के प्रयास हालांकि मददगार होते हैं, लेकिन वो जब भी मददगार होंगे जब शिक्षक भी उसके लायक होंगे। अगर शिक्षकों में ही मूल्य नहीं होगा, टीचरों में ही मूल्य नहीं होगा, तो वो कभी भी बच्चे को मूल्य नहीं सिखा पाएंगे। ये चीज़ यहाँ प्रस्तावना में लिखी गई है। चैप्टर की जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है, भारतीय समाज की विकृतियाँ। तो कुल मिलाकर चैप्टर की जो प्रस्तावना है वो हमें यही बता रही है कि आगे हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ से इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन बनता है, प्रश्न ये बनेगा कि भारतीय समाज में किस प्रकार की विकृतियाँ हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बताएंगे, तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। विकृतियों का मतलब होता है समस्याएं, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस। तो इंडियन सोसाइटी की जब आप बात करते हो तो भारतीय समाज में क्या क्या समस्याएं हैं, तो मैंने बताया भारतीय समाज की सबसे पहली समस्या यह है कि हर एक व्यक्ति भ्रष्ट हो चुका है, हर एक व्यक्ति करप्ट हो चुका है। तो जब हम भारतीय समाज को बात करते हैं तो भारतीय समाज में बहुत सारी विकृतियां हैं। हम ये देखेंगे कि आज बंदा मानवता की कीमत पर धन कमाना चाहता है, शक्ति प्राप्त करना चाहता है और पागलों की तरह भागता ही जा रहा है, भागता ही जा रहा है और भागता ही जा रहा है। यानी कि आज मनुष्य की कीमत पर मानवता की परवाह किए बिना, मानवता होती क्या है, ह्यूमैनिटी होती क्या है, तो देखो मानवता होती है हम किसी के प्रति दया भाव रखें, किसी प्यासे को पानी पिला दें, दयालुता का भाव होना चाहिए हमारे अंदर। अगर किसी व्यक्ति को कष्ट है तो हमें भी उसके कष्ट का अनुभव होना चाहिए। लेकिन अगर हम किसी के कष्ट पर हंस रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारी मानवता शर्मसार हो चुकी है, हमारे अंदर मानवता नहीं बची है। तो अगर आज हम देखें तो मानवता की कीमत पर इंसान धन कमाने के पीछे भाग रहा है, शक्ति प्राप्त करने के पीछे भाग रहा है, इवन किसी पद को प्राप्त करने के लिए पागलों की तरह भाग रहा है। एक तरफ तो इंसान ये कह रहा है कि हमें प्राचीन संस्कृति पर गर्व है कि हमारा प्राचीन कल्चर कितना अच्छा था, लेकिन ये बात सिर्फ कागजों पर रहती है। जब हम रियलिटी को देखते हैं ना तो चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। लिखा भी हुआ है, ये सब इतिहास के पन्नों में है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम चारों तरफ देखें तो गरीबी, भीड़ भाड़ वाला जीवन यापन, बेरोजगारी, नौकरी की असुरक्षा, संबंध लगातार टूट रहे हैं, शादियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, युद्ध होते जा रहे हैं, जातिगत हिंसा हो रही है, महिलाएं असुरक्षित हैं, बच्चे असुरक्षित हैं, बूढ़ों के खिलाफ हिंसा आ रही है, बच्चे अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ आ रहे हैं। तो ये भारतीय समाज की विकृतियां, ये गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है। गरीबी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हक खा रहा है, भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नौकरी सुरक्षित नहीं है, कभी भी किसी को लात मार के निकाला जा सकता है, असमानताएं हर तरफ असमानताएं हैं, कहीं जातिगत असमानताएं, कहीं धार्मिक असमानताएं हैं, लगातार संबंध विच्छेद होते जा रहे हैं, तलाक की समस्या बढ़ती जा रही है, शादियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, नेचुरल डिजास्टर आपने देखा, कोविड महामारी, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं आपदाएं आ रही हैं, जातिगत हिंसा हो रही हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, बच्चों के खिलाफ हिंसाएं हो रही हैं, वृद्धों के खिलाफ हिंसाएं हो रही हैं, और इन सब चीज़ों ने हमारे समाज को बद से बदतर बना दिया है। ये सामाजिक घटनाएं जो हैं, इसमें हम चैन और सुकून की बात कर ही नहीं सकते। हर तरफ घोर गरीबी है, पारिवारिक कलह, हर परिवार में कलह हो रही है, हिंसा हो रही है, घर में शराब और नशीले पदार्थों का दुरुपयोग किया जा रहा है, माता और पिता की बीमारी के कारण मृत्यु हो जा रही है, बच्चे इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। इतना ही नहीं, जो युवा हैं वो अपने बल पर जीवन ही नहीं जी पा रहे हैं, और इस सभी वजह से जो हम रियलिटी का आनंद है, जो हैप्पीनेस है, हम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ये भारतीय समाज की इतनी सारी बड़ी बड़ी विकृतियां हैं जिसकी वजह से भारतीय समाज बहुत ही ज़्यादा समस्याओं से घिर चुका है। इतना ही नहीं, अगर आप भारतीय समाज में देखोगे तो बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोगों को यातनाएं दी जा रही हैं। यातना का मतलब यह है कि बड़े पैमाने पर उनका शोषण किया जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, अंग भंग यानी कि अंग तक काट दिए जा रहे हैं। आप देख लो, कई बार न्यूज़ में ऐसी खबरें आती होंगी कि किसी लड़की के 20-20 टुकड़े कर दिए गए, 22-22 टुकड़े कर दिए गए। लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है, धर्म के आधार पर दंगे फसाद हो रहे हैं, लौंडेबाजी हो रही है, यौन शोषण हो रहा है। इन सब का ना लोगों के मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और इसकी वजह से बच्चों पर, पूरी की पूरी मानवता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आज बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं, यानी कि एक बच्चे को जितनी कैलोरी चाहिए, जितने न्यूट्रिशन चाहिए, वो उस बच्चे को मिल ही नहीं पा रहे हैं। बेसिक नीड पूरी हो ही नहीं पा रही है, बेसिक एजुकेशन पूरी हो ही नहीं पा रही है। बच्चे स्कूल में इनरोल तो हो रहे हैं,
बट अपनी शिक्षा ही नहीं पूरी कर पा रहे बेचारे। किताबों में क्या लिखा उन्हें पढ़ना ही नहीं आ पा रहा। आज स्थिति बहुत दयनीय है। आज लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। इमैनुअल कांट ने कहा था, एक मनुष्य होने के नाते हमें मनुष्य से मनुष्य जैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। फैक्ट्रियों में लोगों से इतना काम करवाया जा रहा है जितना वो कर नहीं सकते। दूसरों का हक मारा जा रहा है। बहुत से लोग तो आपने ऐसे भी देखे होंगे, दूसरों से काम करवा लेते हैं, पैसे नहीं देते हैं। तो समाज में इस वजह से भ्रष्टाचार फैलता है, अपराध फैलता है। समाज का हर वर्ग अलग अलग समस्याओं से जूझ रहा है। लड़कियों और महिलाओं के प्रति हिंसाएं हो रही हैं। आमदनी के आधार पर भिन्नताएं हो रही हैं। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। शहरों में स्थिति भी बेहतर नहीं है। शहरों में भी आप देखोगे घरेलू हिंसाएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं लोग, दहेज के मामले की वजह से हत्याएं हो रही हैं, शारीरिक रूप से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, यौन हिंसाएं हो रही हैं। और ये सब चीज़ें हम डेली अखबार में देखें तो डेली अखबारों में ये सब चीज़ें भरी पड़ी हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि यार हमारा समाज कैसा हो चुका है, हम इतने ज़्यादा कैसे गिर चुके हैं, लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी क्यों नहीं है। जो एक सच्चा इंसान जब इस चीज़ को सोचता है ना, तो सोचते सोचते वो परेशान हो जाता है कि इंसान इतना कैसे गिर गया है। ये सब भारतीय समाज की क्या हैं, विकृतियाँ हैं। अगर हम भारतीय समाज में देखें तो एक तरफ बहुत ज़्यादा भूख है, बीमारी है, कुपोषण है, सांप्रदायिक दंगे हैं। क्या ये चीज़ें हमें धर्म सिखाता है? आप किसी भी धर्म की बात कर लीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी, कोई सा धर्म की बात कर लीजिए, क्या धर्म हमें यही सब सिखाता है कि हमें धर्म के आधार पर दंगे कर रहे हैं? अगर धर्म की आप सही से शिक्षा लेंगे तो धर्म आपको ये कहेगा परोपकार करो, दयालुता का भाव रखो। तो धर्म हमें ये सब नहीं सिखाता, बिल्कुल भी नहीं सिखाता। यदि फिर भी अगर हम धर्म के लिए सब करते हैं, इन सब चीज़ों में हम विश्वास करते हैं, तो हम सब कट्टरपंथी हैं। सभी धर्म हमें मानवता सिखाते हैं, समानता सिखाते हैं, लोगों का ध्यान रखना सिखाते हैं, बच्चों में धार्मिक संस्कार सिखाते हैं, ज्ञान सिखाते हैं, प्रेम सिखाते हैं, आदर सिखाते हैं। लेकिन हम तो घृणा करते हैं। आप बताओ कौन सा धर्म घृणा सिखाता है? अगर आप हर धर्म की शिक्षा लोगे तो हर धर्म प्रेम सिखाता है, लेकिन धर्म के ठेकेदार घृणा फैलाते हैं। और ये बात साधारण जनता समझ नहीं पाती। हमारे जो भी धर्म है वो हमें अहिंसा का सिद्धांत सिखाते हैं। हमारे जो कर्म ऐसे होने चाहिए दूसरों को कष्ट ना पहुंचाएं, किसी को पीड़ा ना पहुंचाएं। अधिकांश धर्म, सारे धर्म तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन मैक्सिमम धर्म जो है वो हमें नैतिकता ही सिखाते हैं। वो कहते हैं अपने पड़ोसियों से प्रेम करो जिस प्रकार स्वयं से करते हो। मुसीबत में फंसे लोगों के साथ करुणा का व्यवहार करो, उनका ध्यान रखो। अगर सड़क पर किसी के साथ दुर्घटना हो जाए तो उसे अस्पताल पहुंचाओ। लेकिन आजकल ऐसा कोई नहीं करता, क्योंकि लोगों के अंदर मूल्य खत्म हो चुके हैं। तो ये सब चीज़ें आप कहाँ लिखोगे? जब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय समाज में कौन कौन सी विकृतियाँ आ चुकी हैं, तो आप बताओगे भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की विकृतियाँ हैं, बहुत सारी समस्याएं, भूख, बीमारी, कुपोषण, नफरत, इतना ही नहीं बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं, बलात्कार, दहेज हत्या, नशीले पदार्थों का सेवन, वृद्ध महिलाओं के प्रति अत्याचार, ये सब भारतीय समाज की समस्याएं हैं। इसी प्रकार से भारतीय समाज की एक सबसे बड़ी समस्या इस समय हो चुकी है, वो है भ्रष्टाचार। आज हर एक बंदा भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज इंसान सरकारी नौकरी की तैयारी इसलिए नहीं कर रहा कि वो समाज की सेवा करेगा। भाई सरकारी नौकरी का मतलब क्या है? समाज की सेवा करना। लेकिन सरकारी नौकरी की तैयारी इसलिए नहीं कर रहा इंसान की समाज की सेवा करेगा, वो इसलिए तैयारी कर रहा है कि वो भ्रष्टाचार करेगा। भ्रष्टाचार करने के लिए सबको सरकारी नौकरियां चाहिए, और ये बढ़ता ही जा रहा है, इसकी जड़ें बढ़ती ही जा रही हैं। धन और सत्ता की लालसा में इंसान असंतुष्ट हो चुका है। भ्रष्टाचार बहुत बुरी तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। और पता है भ्रष्टाचार की वजह से सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है? परिवार टूट रहे हैं। आज इंसान अपने पड़ोसियों को ही नहीं जान रहा है भाई, पड़ोसी से अजनबी हो चुका है। लोगों के अंदर मित्रता की भावना ही नहीं रही, क्योंकि हर एक बंदा दूसरों को काटने के लिए दौड़ रहा है। नशीले पदार्थों का सेवन करते जा रहे हैं लोग, इसी वजह से नैतिकता जीरो हो चुकी है। इसी वजह से जोशी ने कहा भी है कि मानवता आज एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। आशा भी है, निराशा भी है, अभिमान भी है, जुनून भी है, आराम भी है, भ्रम भी है। और मनुष्य बहुत सारी समस्याओं से घिर चुका है। इसी वजह से इंसान आज खुश नहीं है, डिप्रेशन में है, मानसिक रूप से पीड़ित है। इसी प्रकार से पीटरसन ने भी कहा है कि जब हम सामाजिक विकृतियों की बात करते हैं तो सामाजिक समस्याएं शिक्षा प्रणालियों में भी हैं, स्कूलों में भी हैं, कॉलेजों में भी हैं। पीटरसन ने कहा भी है कि शिक्षा जो है, शिक्षा ही दीक्षा है। आज हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में, हमारे विश्वविद्यालयों में जो शिक्षाएं दी जा रही हैं, किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही हैं? निजी स्कूल शिक्षा के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं। गरीब बेचारे उन शिक्षा से बाहर हैं। स्कूलों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसे देकर बच्चों को पास कर दिया जा रहा है। बच्चा भी पेपर से एक दिन पहले पढ़कर पास होना चाहता है। तो जो हमारी शिक्षा प्रणाली की समस्या है, ये भी कहीं ना कहीं
समस्याओं को और ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। और ऐसा नहीं है कि ये समस्याएं सरकार को नहीं पता, ये समस्याएं सरकार को ही पता है। डेल्स कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी, उन्होंने कहा था जो 21st सेंचुरी की शिक्षा है इसमें बहुत ज़्यादा तनाव है और इन तनावों को हमें दूर करना पड़ेगा। डेलर्स कमीशन की रिपोर्ट ने यह बताया था कि हमारी जो शिक्षा है 21st सेंचुरी की शिक्षा है इसमें कौन कौन से तनाव है। पहला तनाव है वैश्विक और स्थानीय के बीच में तनाव, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जड़ों से अलग नहीं होना चाहते, वो अपने लोकल लेवल पर ही रहना चाहते हैं, जबकि आज की नीड ये है कि हमें विश्व के स्तर पर सोचना होगा। गांव का व्यक्ति जो है वो शहरों में आना नहीं चाहता, और आता है तो फिर सिर्फ कमाने आना चाहता है, मूल्य सीखने नहीं आ रहा। परंपरा और आधुनिकता के बीच में तनाव है। आज हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम परंपराओं का पालन करें या मॉडर्निटी को अपनाएं। कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता है। अवसरों की समानता की चिंता के बीच में तनाव है। आध्यात्मिक और भौतिकता के बीच में तनाव है। तो ये सब हमारी शिक्षा समस्याएं हैं। तो आई होप सो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सामाजिक विकृतियां क्या हैं, सामाजिक विकृतियों को उदाहरण सहित बताओ, तो आप ये सारी चीजें बता दोगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है भी, भारतीय समाज में विद्यमान 2 सामाजिक विकृतियां बताओ, तो एक भ्रष्टाचार बता दो और एक पारिवारिक समस्याएं बता दो, आपराधिक समस्याएं बता दो। कितनी सारी हैं? 2 बतानी है बस आपको। डेलर्स कमीशन की रिपोर्ट में 2 तनाव बताओ, तो यहाँ पर 4 तनाव है, कोई से भी 2 तनाव यहाँ से बता दो आप। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा एक पीढ़ी को कैसे मजबूत बना सकती है, तो शिक्षा में मूल्य विकसित करे जाएं तो ही शिक्षा एक पीढ़ी को विकसित बना सकती है। और आगे इस चीज को हम और डीपली पढ़ेंगे कि शिक्षा किस प्रकार से हमारे मूल्यों को बढ़ावा दे सकती है। तो मैंने बताया आपको मूल्य का मतलब क्या होता है। तो हर व्यक्ति के कुछ मूल्य होते हैं। हो सकता है किसी का मूल्य ईमानदारी हो सकता है किसी का मूल्य सत्य बोलना हो सकता है किसी का मूल्य मेहनत करना हो सकता है किसी का मूल्य सदाचार हो सकता है किसी का मूल्य दूसरों का आदर करना हो। तो मूल्य कई प्रकार के हो सकते हैं, और मूल्य हमेशा ध्यान रखना अमूर्त होते हैं, यानी कि मूल्य दिखते नहीं, इन्हें सिर्फ फील किया जा सकता है। मूल्य को आप कोई वस्तु नहीं है मूल्य जो आप दिखा दोगे, मूल्य अमूर्त होते हैं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ फील किया जा सकता है। अब हम बात ये कर रहे हैं कि एजुकेशन कैसे सामाजिक समस्याओं को दूर कर सकती है, और एजुकेशन के माध्यम से हम कैसे किसी व्यक्ति के अंदर मूल्यों की भरमार कर सकते हैं। तो देखो भाई, शिक्षा का मतलब ही है कि इंसान के मन को बदलना। बट बात ये आती है कि शिक्षा का पैटर्न भी तो उसी प्रकार से होना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के दिल को झकझोर दे। लोग ना आज रटते जा रहे हैं। आज बच्चा ना एक नंबर के क्वेश्चन रट के एसएससी क्लियर करना चाह रहा है, तो उसके अंदर मानव मूल्य आ ही नहीं रहे, और यहाँ पर ये बात बताई भी जाएगी। तो अगर हम शिक्षा की अवधारणा की बात करें कि हमें इसमें क्या क्या संशोधन लाना चाहिए, यानी क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए, तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहले हमारी शिक्षा में मूल्य शिक्षा होनी चाहिए और नैतिक शिक्षा होनी चाहिए। अगर हमारी शिक्षा में नैतिकता नहीं है, अगर हमारी शिक्षा में हम बच्चों को ये नहीं सिखा सकते कि सत्य बोलो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, मानवता को भाईचारे से बढ़ावा दो, तो हमारी शिक्षा बेकार है। तो इसी का मतलब है जब हम ऐसी शिक्षा दें कि सदा सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, भाईचारे में विश्वास करना चाहिए, जब हम ऐसी शिक्षा दें, सबके साथ न्याय होना चाहिए, सबकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, सबके साथ समानता वाला व्यवहार होना चाहिए, जब हम ऐसी शिक्षा दें, यही नैतिक शिक्षा कहलाती है। शिक्षा की अवधारणा की ये शर्त होनी चाहिए कि शिक्षा में नैतिकता हो, मूल्य हो। अगर ऐसी शिक्षा नहीं होगी तो हम अच्छे इंसानों का विकास नहीं कर पाएंगे, और अच्छे इंसानों का अगर हमें विकास करना है तो शिक्षा में नैतिक शिक्षा होगी। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी जानकार हो, कितना भी नॉलेजेबल हो, कितना भी स्किलफुल हो, कुशल हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी सक्षम क्यों ना हो, लेकिन वो जब तक शिक्षित नहीं कहलाएगा, जब तक एजुकेटेड नहीं कहलाएगा, जब तक उसके अंदर ये सारी चीज़ें ना भर जाएं। मान लो कोई बंदा बहुत ही एजुकेटेड है और वो डॉक्टर बन गया, लेकिन किडनी बेच रहा है, तो हम कहेंगे वो एजुकेटेड है? नहीं है, उसके अंदर नैतिकता ही नहीं है, मॉरलिटी नहीं है, एथिक्स ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है, मूल्य ही नहीं है। तो कोई व्यक्ति कितना ही जानकार क्यों ना हो, कितना ही कुशल क्यों ना हो, कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितना ही सक्षम क्यों ना हो, हम उसे एजुकेटेड जब तक नहीं कहेंगे, हम उसे शिक्षित जब तक नहीं कहेंगे, जब तक उसके अंदर ऐसे व्यवहार ना आ जाए। कोई भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक उसमें मूल्य ना हो। तो एक शिक्षित व्यक्ति किसे कहेंगे? जिसके अंदर ये सारे मूल्य होने चाहिए। बिना मानव मूल्य के हम शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे सकते। अब बात ये आती है हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? मूल्य उन्मुख शिक्षा की आवश्यकता, यानी कि ऐसी शिक्षा जिसके अंदर मूल्य हों। तो हमें जिन बातों का ज्ञान है, हमें पता है सत्य एक अच्छी चीज़ होती है, अच्छा तर्कसंगत मानते हैं, यही सारी चीज़ें हर एक बंदा कहना चाहता है, हर एक माँ बाप ये चाहते हैं उसका बच्चा ऐसा ही हो। लेकिन एक समय आने के बाद वही माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा मानवता की राह में अड़ंगे डाले और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। तो शब्द हमारे कुछ और होते हैं, रियलिटी हमारी कुछ और होती है,
और यही हमारे सामने एक समस्या खड़ी कर जाती है। अगर आज मानव समाज को आप देखोगे तो हर तरफ हिंसा है, आतंकवाद है, चोरी है, टैक्स की चोरी है, प्रदूषण फैला रहे हैं। एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं बहुत प्रदूषण हो रहा है, बहुत प्रदूषण हो रहा है, लेकिन हम प्रदूषण कम करने के लिए क्या कर रहे हैं आप बताओ? सुबह उठ के हम भी कूड़ा फेंक दे रहे हैं नाली में, जबकि हम कह रहे हैं नाली साफ होनी चाहिए। एक तरफ हम कह रहे हैं पानी बचाओ और दूसरी तरफ सुबह उठ के मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, रोड पे पानी फेंकते जा रहे हैं। तो फिर ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आज समाज में हिंसा है, आतंकवाद है, चोरी है, टैक्स चोरी है, प्रदूषण है, अपराध है, इन सबसे खतरा है। अब हमारी जो ये गलत शिक्षा प्रणाली है ये बच्चों के पालन पोषण में ऐसी प्रथाएं ला रही है। ऐसे में जब 1986 में नई शिक्षा नीति लाई गई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, तो सब लोगों ने इस कमी को पहचाना कि भाई हमारी शिक्षा में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और अगर हम अपनी शिक्षा की में इस समस्याओं को दूर कर दें तभी इंसान को इंसान बनाया जा सकता है। क्योंकि बच्चे को शुरुआत से जैसा ढाला जाएगा बच्चा वैसा बन जाएगा। अगर आप बच्चों को आतंकवादी बनाना चाहते हो शुरुआत से तो बच्चा आतंकवादी बनेगा, और बच्चे को आप शुरुआत से एक दयालु नेता बनाना चाहते हो तो वो दयालु नेता ही बनेगा। तो शिक्षा में हमें ऐसे मूल्य लाने पड़ेंगे जो इस समय कमज़ोर हो चुके हैं। मूल्यों की शिक्षा देनी पड़ेगी हमें। जैसे प्राचीन काल में गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी बच्चों को, तो बच्चे सदा सत्य बोलते थे, चोरी नहीं करते थे, हिंसा नहीं करते थे। तो गुरुकुल वाली शिक्षा प्रणाली फिर से लानी पड़ेगी। खास तौर पर भारतीय समाज की बात करो तो भारतीय समाज में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार भर चुका है। आज हमारा समाज बीमार हो गया है, बीमार का मतलब बेकार हो चुका है। धन का लालच सारी सीमाओं को पार कर चुका है। अस्पताल में डॉक्टर तक किसी मरते हुए बंदे तक का इलाज नहीं करता जब तक उसे पैसा ना भर दो। भ्रष्टाचार की खबरें तो आज मामूली बात हो गई है भाई साहब। पुलिस और वकील जैसे कानून के रखवाले भी भ्रष्टाचार से परे नहीं है। उसका केस लिया, उससे पैसे लेके उसे हरवा दिया, कोर्ट तक केस ही नहीं जा रहे, यही पैसा देके रफा दफा कर दिया। डॉक्टर और शिक्षक तक भ्रष्टाचार हो चुके हैं। तो जन सुविधाएं कैसी दी जाए, किस पर विश्वास किया जाए? लोग खाने पीने की चीजों में मिलावट कर देते हैं अपने जरा से फायदे के लिए। दूध और दूध से बने उत्पादों में मिलावट कर देते हैं। अनाजों में, मसालों में, आपने अभी न्यूज़ देखी होगी, मसालों में क्या करा, ईंट पीस के डाल दी। बताओ, ईंट का चूरा डाल दिया लाल मिर्च में। मिनरल वाटर में मिलावट कर दी, हरी सब्जियों में मिलावट कर दी, फलों में मिलावट कर दी। और सब किस लिए? थोड़े से पैसों के लिए। तो थोड़े से लाभ के लिए लोग अनाज में मिलावट तक कर दे रहे हैं। जीवन रक्षक दवाओं को नहीं बख्शा जा रहा है। बाजार में नकली दवाएं मौजूद हो रही हैं। कितना गिर गया है समाज, कितना भ्रष्ट आचरण हो गया समाज। और अगर समाज में किसी को रंगे हाथ पकड़ लो ना भाई, तो वो जो एजेंसी उसे सजा देगी वो उस एजेंसी को रिश्वत देकर अपने आप को बचा लेगा। तो ऊपर से नीचे तक सब भ्रष्टाचार में है। सबूतों को जानबूझकर नष्ट कर दिया जाएगा और अपराधी सजा से बच जाएगा। आम जनता मरने के लिए पैदा हुई है। यूएनडीपी ने एक सर्वेक्षण किया था एक बार और ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट दी थी, और ह्यूमन डेवलपमेंट में हमारा स्थान था 134 नंबर, यानी कि 196 में से 134 नंबर था हमारा। और ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट में एजुकेशन देखी जाती है, हेल्थ देखी जाती है, करप्शन का लेवल देखा जाता है, पॉवर्टी देखी जाती है। अब बता दो आप कि भारत की स्थिति कहाँ है। तो बात ये आती है कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में शिक्षा किस प्रकार की दी जा रही है कि जो बच्चा जाके करप्शन कर रहा है, जो जितना ज़्यादा एजुकेटेड है उतना ज़्यादा करप्शन कर रहा है। आईएएस, आईपीएस, जजेस बन रहे हैं लोग, करप्शन कर रहे हैं लोग। तो क्या शिक्षा में करप्शन सिखा रही है? क्या ये शिक्षा सार्थक है? क्या यह लोगों में कोई ज्ञान उदय कर रही है? क्या पढ़े लिखे लोग वास्तव में लोगों को न्याय दिला रहे हैं? क्या हम वैसे लोगों का ध्यान रख रहे हैं जैसे हम अपना ध्यान रखना चाहते हैं? इसका उत्तर है नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए हमें एक ऐसी शिक्षा चाहिए जो वसुधैव कुटुंबकम को बढ़ावा दे, यानी कि पूरे विश्व के भाईचारों को बढ़ावा दे। एक ऐसी शिक्षा चाहिए जो जाति, धर्म और भाषा के नाम पर ना बटी हो। हमें एक ऐसी शिक्षा चाहिए जो लालच को दूर करे, ईर्ष्या को दूर करे, और वास्तव में एक इंसान को परोपकारी बनाए, देखभाल करने वाला बनाए, प्रेमी बनाए, करुणाकर बनाए, मित्रता और सहयोग की वाली शिक्षा चाहिए हमें। और शिक्षा में ये भावना भरी जा रही है। इसीलिए बीए फर्स्ट ईयर में ये आपकी मूल्यपरक शिक्षा का चैप्टर दिया गया है, ताकि आप जब पढ़ लिख कर कुछ बने तो कम से कम आप ऐसे इंसान ना बने कि आप भी सामाजिक विकृतियों में आ जाएं। अब बात ये आती है कि समाज को अच्छा बनाने में शिक्षकों की क्या भूमिका है। अब ये बताओ, छात्र के हाथ में किताब दे दी, छात्र अपने आप पढ़ लेगा? नहीं पढ़ेगा। छात्र को सिखाने में किसकी भूमिका है? टीचर की भूमिका है। अब बात ये आती है कि टीचर का रोल क्लास में क्या है। अगर टीचर खुद ही भ्रष्टाचारी हो और वो बच्चे को कह रहा है तुम ईमानदार रहो, तो क्या बच्चा ईमानदार रह सकता है? यहाँ पर एक बहुत अच्छी कहानी है महात्मा बुद्ध की, कि महात्मा बुद्ध के पास एक औरत अपने बच्चे को लेकर आई और ये कहा कि ये बहुत मीठा खाता है। बुद्ध ने कहा भाई 1 हफ्ते बाद आना। 1 हफ्ते बाद वो बच्चे को लेकर फिर आई उसकी माँ, तो उनने कहा कि बेटा देखो मीठा नहीं खाना चाहिए, बहुत बुरी बात है, ये वो ऐसे करके समझा दिया। तो बुद्ध का शिष्य बोला
कि महाराज ये बात तो 1 हफ्ते पहले भी आप बता सकते थे, वो बच्ची इतनी दूर से आई। तो बुद्ध बोले 1 हफ्ते पहले मैं खुद ही गुड़ खाता था, तो जो चीज़ मैं खुद करता हूँ वो मैं दूसरों को क्यों मना कर दूँ। तो सिंपल सी बात है, जो मैं ज्ञान दूसरों को देना चाह रहा हूँ वो ज्ञान मेरे अंदर भी तो होना चाहिए। एक शिक्षक की भूमिका ये होनी चाहिए। जो छात्रों को सिखाने में शिक्षक की भूमिका होती है वही उन्हें बताते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर और सामाजिक स्तर पर सुधार कैसे करें। शिक्षक ही मूल्यों को बढ़ावा देता है और ऐसे में शिक्षकों के अंदर मूल्य होने चाहिए। शिक्षक ही सीखने सिखाने की सही प्रक्रिया करता है। शिक्षक को खुद सारे उदाहरण स्थापित करने चाहिए, जैसे उसे खुद प्रार्थना गानी चाहिए, बच्चों के लिए व्याख्याएं करनी चाहिए, भाषण देना चाहिए, कहानियां सुनानी चाहिए, बच्चों को देखभाल, प्यार और सम्मान देना चाहिए ताकि बच्चे भी उसकी तरह बनने की कोशिश करें। एक शिक्षक को सादगी की मिसाल कायम करनी चाहिए, उसे विनम्रता का प्रदर्शन करना चाहिए, अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाना चाहिए, कक्षा में लीडरशिप करनी चाहिए। बच्चों को, जो एक प्रभावी शिक्षक होता है ना, जो एक अच्छा शिक्षक होता है, वो बच्चों को दूसरी संस्कृति के बारे में भी ज्ञान देता है। सभी बच्चों से उच्च अपेक्षाएं रखता है कि बच्चा कुछ बड़ा ही बनेगा, बच्चा कुछ अच्छा ही करेगा। एक अच्छा वातावरण तैयार करता है ताकि सभी के सभी बच्चे आगे बढ़ पाएं। लेकिन आजकल के टीचर क्या होते जा रहे हैं, सभी बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उन बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं जो उनके पास ट्यूशन आ रहा है। बस स्कूल में बच्चों पर, सही बच्चों पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। बच्चों पर जोर डाला जा रहा है, भाई तू ट्यूशन आ जा, ट्यूशन आ जा, ट्यूशन आ जा। तो ये प्रभावी शिक्षक नहीं है, भ्रष्टाचारी शिक्षक हैं। तो एक अच्छा शिक्षक कौन है भाई? एक अच्छा शिक्षक वो है जो अन्य संस्कृतियों के बारे में अपना ज्ञान विकसित करे, सही बच्चों से अच्छी आकांक्षाएं रखें, एक अच्छा वातावरण तैयार करे, छात्र की शिक्षा को बढ़ावा दे, परिवार के सदस्य और कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करे। ये नहीं कि सिर्फ स्कूल तक ही सीमित है शिक्षक ना, उसकी एक समाज में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सांस्कृतिक रूप से जो शिक्षण है वो सही बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करता है, और जब एक मास्टर के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी तभी वो अपने बच्चों को भी इसी तरीके से तैयार कर पाएगा। अब इसके लिए उसे क्या क्या करना चाहिए, तो देखो, स्कूल में टीचर और बच्चों के बीच में क्या होना चाहिए? अनुशासन, डिसिप्लिन। तो अगर आज हम स्कूलों में देखें तो खासतौर पर जो स्लम बस्तियों में स्कूल हैं वहाँ पर देखो अनुशासन की बहुत कमी है। तो अनुशासन, डिसिप्लिन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपके जीवन में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन एक आर्मी के बंदे से पूछो कितना डिसिप्लिन रखता है बेचारा, एक अफसर से पूछो कितना डिसिप्लिन होता है, लेकिन एक आम जनता डिसिप्लिन में नहीं रहती है, एक भ्रष्टाचारी डिसिप्लिन में नहीं है। तो स्कूल में सबसे पहले हमें डिसिप्लिन लाना होगा, अनुशासन लाना होगा। कक्षा में एक ऐसा लोकाचार बनाए रखना होगा जिसमें समानता की भावना हो, पॉजिटिविटी हो, बच्चों को मूल्य विकसित किए जाएं, बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, हर एक बच्चा बिना डरे हुए अपने विचारों को प्रकट करे, अपनी भावनाओं को प्रकट करे, अपने अनुभव को यानी कि अपने एक्सपीरियंस को सबके सामने बताए, और बच्चे को उसका स्वागत किया जाए। बच्चे का स्वागत का मतलब यह है कि जब बच्चा कोई क्वेश्चन पूछे तो उसको प्रोत्साहित किया जाए, हाँ भाई इस बच्चे ने प्रश्न पूछा है, तभी और बच्चे प्रश्न पूछेंगे। तो क्लास में एक डिसिप्लिन का माहौल तय किया जाए। दूसरी बात, चिंतन का मौका दिया जाए। सही बच्चों से अपेक्षा की जाती है वो कम से कम 1 से 4 मिनट तक क्लास में शांत बैठ रहेंगे, अपने आप में अपने अंतर मन को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, यानी कि अपना खुद की जांच करेंगे, अपने मन से प्रश्न पूछेंगे, मेडिटेशन करेंगे, यानी कि हर बच्चा अपनी सांस को, दिल को, धड़कन को नियंत्रित करेगा, शरीर को शांत करने का प्रयास करेगा ताकि वो अपनी इंद्रियों को शांत कर पाए। जब एक बच्चा मन को शांत कर लेगा, ध्यान केंद्र कर लेगा, तो उसकी एकाग्रता बढ़ेगी, उसकी जागरूकता बढ़ेगी, वो अपना अंतर्ज्ञान विकसित करेगा और अपनी भावनाओं को समझ पाएगा। तो बच्चों को कैसे आप मूल्य सिखा सकते हैं, तो पहले उसमें अनुशासन लाइए, उसको चिंतन कराइए, मेडिटेशन करवाइए, उसे कहानी सुनाइए, अच्छे अच्छे देवी देवताओं की कहानी सुनाइए, अच्छे अच्छे जो शूरवीर हैं उनकी कहानी सुनाइए। तो बच्चों में ऐसी कहानी सुनकर ईमानदारी के मूल्य आएंगे, साहस के मूल्य आएंगे, समाज की लीडरशिप करने के मूल्य आएंगे। बच्चों के साथ शिक्षक को चर्चा भी करनी चाहिए, क्योंकि देखो चर्चा करने से ही सही ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिना चर्चा के ज्ञान कभी भी पूर्ण हो ही नहीं पाता। और हम भी चर्चा करेंगे जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको चीज़ समझ में आई है नहीं आई है, और जो क्वेश्चन होंगे वो आप बताएंगे, हम उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि बिना चर्चा के ज्ञान ही नहीं हो सकता। और अगली बात है आनंद। बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ने के बाद खुशी महसूस हो सके, बच्चों को लगने लगे हाँ हम ऐसा करेंगे तो समाज ऐसा बनेगा। विभिन्न धर्मों की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनानी पड़ेगी उन्हें, बच्चों को रोल प्ले सिखाना पड़ेगा कि आप बच्चों लीडर हो और अब बताओ आप कैसे समाज को चलाओगे। त्यौहार मनाने पड़ेंगे बच्चों के साथ, विभिन्न संस्कृतियाँ मनानी पड़ेगी, कहानियाँ सुनानी पड़ेगी, पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। और जो लोग वंचित हैं, गरीब हैं, बिखरे हुए हैं,
बच्चों को वहाँ ले जाकर उनसे मिलवाना पड़ेगा ताकि बच्चे इन मूल्यों को समझ सकें। उन इलाकों का दौरा करना पड़ेगा जहाँ बच्चे अपना योगदान दे सकते हैं। बच्चों को साफ सफाई के मूल्य सिखाने होंगे, जल बचाना सिखाना होगा, और ये सब हमारी शिक्षा का कार्यक्रम होना चाहिए, तभी हम एक अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आगे इस चैप्टर का सारांश है। तो चैप्टर के सारांश में वही बात बताई जाएगी जो हमने कुल मिलाकर पढ़ी है कि देखो भाई, सबसे पहली बात यह है कि जो प्राइमरी स्कूल होते हैं इसके शिक्षकों के लिए ही सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि प्राइमरी का जो टीचर है वही भगवान है। वो जैसा छोटे बच्चों को तैयार करेगा, छोटा बच्चा वैसे ही तैयार होता जाएगा। इसके लिए हमें स्कूल में एक अच्छी परिस्थिति बनानी पड़ेगी, बच्चों की आवश्यकता को समझना पड़ेगा। शिक्षक जो कहें और जो करें उसमें एक रूपता होनी चाहिए, यानी कि शिक्षक कह कुछ और रहा है, कर कुछ रहा है, ईमानदारी का भाषण दे रहा है और खुद ही बेईमानी कर रहा है, तो ऐसे शिक्षक समाज में कुछ नहीं कर सकते। तो सामाजिक न्याय के ऊंचे आदर्शों का प्रचार करना होगा, और अगर हमारे कार्य ऐसे नहीं है, अगर हम लोगों को नहीं, खुद को ही धोखा दे रहे हैं। हमारा जो दोहरापन है यही हमारी समस्याएं हैं। तो हमें दोहरेपन वाली ज़िंदगी नहीं जीनी होगी, हमें ऐसी ज़िंदगी जीनी होगी जहां हम सबसे प्रेम करें, सबकी देखभाल करें, सबकी करुणा से जीवन जिएं और समाज में न्याय की स्थापना कर सकें। और इसके लिए हम अपने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करेंगे और सभी बच्चों को ही मजबूत करेंगे, ताकि एक अच्छे समाज की स्थापना कर सकें और समाज में जो करप्शन है, हिंसाएँ हैं, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार और हिंसा जैसी घटनाएं हैं, अपराधीकरण जो बढ़ रहा है, मादक पदार्थ यानी कि शराब का जो लोग सेवन करते जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम क्या कर पाएँ, दूर कर पाएँ। तो आई होप सो यहाँ पे जो भी प्रश्नों के उत्तर हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हो। कहीं पर कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।